25 जनवरी 1980। चरोलपरा गांव का रहने वाला सुरेश और उसके कुछ साथी रात को 1 बजे देश के सबसे घने जंगल सावरवाड़ा में सिक्योरिटी को रिश्वत देकर अंदर घुसते हैं। सैंडलवुड, एक बहुत ही कीमती तरह की लकड़ी की चोरी करने। वो जंगल के काफ़ी अंदर तक जाते हैं क्योंकि वहाँ जहरीले और ख़तरनाक जानवर होने की वजह से ज़्यादा चेकिंग नहीं होती। अनिल, सुरेश का एक साथी, बोलता है, यहाँ हमेशा बाघ के हमले का खतरा बना रहता है। सुरेश बोलता है, हम बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई बाघ आता भी है तो वो इतने लोगों को देखकर डर जाएगा और भाग जाएगा। अनिल बोलता है, हम जंगल के इतना अंदर आ गए और कोई बाघ का नामो निशान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश को थोड़ा दूर कुछ दिखाई देता है। वो लैंप लेकर थोड़ा पास जाकर देखता है, एक छोटा बच्चा। मगर छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? वो आवाज़ मारता है, ए, कोई बच्चा हमारे पीछे पीछे जंगल तक आ गया है। मुझे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बने अभी 2 ही साल हुए थे और मेरा पहला ह्यूमन मिसिंग केस आ गया था। मेरे सामने सावरवाड़ा डिपार्टमेंट के सब लोग खड़े हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, चरोलपरा का गाँव जो कि देश के सबसे घने जंगल सावरवाड़ा के पास है, जिसके हर तरफ बस जंगल ही जंगल है। वहाँ से 5 आदमी सैंडलवुड की तस्करी करने रात 1 बजे 25 जनवरी को सावरवाड़ा में घुसते हैं। सिक्योरिटी होने के बाद भी इसका सीधा मतलब है आप सभी इसमें मिले हुए हैं। मैं ये डांट सावरवाड़ा डिपार्टमेंट के रेंज ऑफिसर सुमित सैनी और उनके अंडरलाइंस रवि त्यागी, रोहन जितेजा और करण पाठक को लगा रहा था। अभी तक इतना पक्का है कि ये जंगल की हालत लोगों के लालच की वजह से बहुत ख़राब है और ये लोग मुझे कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। लास्ट रूटीन चेक 1 महीने पहले हुआ था और अगला कल मैं करने वाला था, मगर उससे पहले ही 5 लोग गायब हो गए। शाम हो गई है, इसलिए हमें कल जंगल में जाना होगा। आज मेरे केस में पहला दिन है। मैं चरोलपरा गाँव के एक गेस्ट हाउस में रुका हूँ। रात को खिड़की के पास खड़ा होकर मैं कुछ स्नैक्स खा रहा हूँ और सोचता हूँ, शायद ये केस उतना आसान नहीं है जितना सोचा था। कुछ लोग जंगल के अंदर जाते हैं, ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं और अंदर वो बाघ के हमले के कारण मारे जाते हैं। रेंज ऑफिसर सुमित सैनी ने बताया, क्राइम सीन पर कोई बॉडीज नहीं मिली। बाघ इंसानों की झुंड पर हमला नहीं करता और ख़ास तौर पर जब उनके पास कुल्हाड़ी और बड़ी लाठें हों। ना ही ह्यूमन बॉडीज़ को पूरा खाता है। बॉडीज़ गई तो गई कहाँ? क्या ये किसी गैंग का काम है? अगले दिन हम क्राइम सीन पर जाने के लिए निकलते हैं। हमारे साथ 2 लोकल्स जो जंगल को अच्छी तरह जानते हैं, 4 रेंज ऑफिसर्स, 4 स्पेशल हंटर्स, जिनका लीडर है वीर भटनागर। कहते हैं भटनागर से बढ़िया शिकारी पूरे देश में कोई नहीं है। ना जाने कितने जानवरों को, जिनको देखकर लोगों की रूह कांप जाती है, भटनागर ने ठिकाने लगाया है। हमारी तीनों जीपों में हर तरह के हथियार हैं, बेहोश करने से लेकर एक गोली में बड़े से बड़े जानवर को मौत की घाट उतारने तक। मैं जीप में भटनागर के साथ हूँ और सोचता हूँ कि ये सब बस समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। सुरेश और उसके साथी गैंग में थे। ये ज़रूर उनके ट्राइबल गैंग वालों का काम है। इसका मतलब कोई जानवर नहीं, यानी कोई फॉरेस्ट ऑफिसर की ज़रूरत नहीं। आगे का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। तभी भटनागर मुझे कहता है, ऑफिसर, ये कोई बाघ का काम नहीं है। वो 5 एक झुंड में थे और उनकी बॉडीज भी गायब हो गई, जो कि बाघ नहीं कर सकता, ये किसी इंसान का काम है। मैंने कहा, सही कहा भटनागर, मगर आज मेरा रूटीन चेक था ही, तो वही समझ लो, थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ। अचानक ऑफिसर सुमित की जीप रुकती है। हम वहाँ देखने जाते हैं।
एक हिरण की बॉडी मिलती है, मगर काफ़ी समय हो गया था बॉडी को। मैं सोचता हूँ किसी बाघ का काम होगा। सुमित, भटनागर और मैं उस हिरण के पास खड़े होते हैं। बाकी ऑफिसर्स एरिया की तलाशी करने जाते हैं। सुमित बोलता है, सर ये डियर बहुत पहले मरा है और काफ़ी हिस्सा किसी बाघ ने खाया लगता है। तभी भटनागर आसपास देखने की कोशिश करता है। एक पेड़ की तरफ वो जाने लगता है। मैं और सुमित उसके पीछे पीछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा पंजे का निशान पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर हमें दिखाई देता है। सिर्फ उस पेड़ पर नहीं, आसपास काफ़ी पेड़ पर ऐसे निशान थे। सुमित कहता है, बाघ के पंजे के निशान लगते हैं। भटनागर पेड़ पर चढ़कर पंजों के निशान का मुआयना करता है। मुआयना करने के बाद अफड़ा दफड़ी में वो नीचे आता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। देश के सबसे खतरनाक शिकारी के चेहरे पर ऐसी खुशी का भला क्या मतलब हो सकता है। वो कहता है, ऑफिसर ये निशान बाघ के पंजे जैसे दिखाई दे रहे हैं, मगर है नहीं। ये किसी भी बाघ के पंजे से 2 गुना गहरे हैं। तभी जो ऑफिसर्स एरिया को चेक करने गए थे वो वापस लौटते हैं और घबराहट में बताते हैं, सर आसपास सैकड़ों अलग अलग तरह की बॉडीज की हड्डियां और रिमेन्स मिले हैं। हिरण, राइनो, छोटे हाथी, पंछी, कुछ को हो सकता है महीना हो गया है और कुछ को सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं। हम सब चुपचाप खड़े हैं। सबके चेहरे पर एक खौफ है। अभी शाम होने में काफ़ी समय है। अब ये मेरे हाथ में है कि वापस जाना है या फिर इस खूंखार बाघ का शिकार करना है। भटनागर मुझे और सुमित को सबसे अलग लेकर जाता है और कहता है, ऑफिसर्स हम इन लोगों को नहीं बताएंगे कि जिस बाघ का हम शिकार करने वाले हैं उसके पंजे इतने गहरे हैं, नहीं तो ये लोग डर जाएंगे। मैं इरिटेट होकर कहता हूँ, भटनागर उन्हें जानने का हक है। मुझे यहाँ पर सीनियर ऑफिसर से कंसल्ट करना होगा। हमें शायद और यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। भटनागर कहता है, सर हमारे पास 3 जीप्स हैं, 4 दिन का खाना है, 10 लोग और बहुत सारे हथियार। इतने रिसोर्सेज से तो हम पूरे जंगल के बागों को साफ कर सकते हैं और यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है सर। मैं कहता हूँ, भटनागर मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी। इन लोगों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तुम नहीं। तभी सुमित कहता है, सर शायद ये सही कह रहा है। अगर आप सीनियर ऑफिसर का वेट करेंगे तब दुनिया के सबसे खौफनाक बाघ का शिकार करने का क्रेडिट भी तो उन्हीं को मिलेगा। भले ही ये सारी गलती शुरू से सुमित की ही थी, मगर उसकी बात सही है। हमारे पास मौका है और सब रिसोर्सेज भी तो हैं। मैं आगे चलने के ऑर्डर्स देता हूँ। अपनी टीम को थोड़ा और ज़्यादा चौकन्ना होने के लिए भी कहता हूँ। हम जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं। अभी तक ना ही कोई पंछी और ना ही कोई जिंदा जानवर हमें दिखा है और अब थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। जीप्स की लाइट ऑन करके हम आगे बढ़ते हैं। जितना हम अंदर जाते हैं उतने ही बड़े बड़े जानवरों की बॉडीज हमें मिलती हैं। मैंने खुद से दिलासा देते हुए कहा, हम ये कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। भटनागर मुझे कहता है, सर मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि पूरे जंगल को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। अगर ये बाघ है तो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जबड़ों की ताकत किसी भी बाघ से बहुत ज़्यादा, पंजे बहुत लंबे और शरीर, हाँ, शरीर बहुत छोटा। मैंने भटनागर को कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना खौफनाक जानवर और उसका शरीर इतना छोटा? वो कहता है, हाँ सर, जिन पेड़ की डालियों पर ये चढ़ा था और इधर उधर भागा है वो बहुत पतली थी। किसी भी बाघ के वजन से तो वो टूट जाएंगी। मैं भटनागर को कहता हूँ, एक बाघ, इतने लंबे पंजे, इतनी ज़्यादा ताकत और इतना छोटा साइज, अगर ये कोई बाघ ही नहीं है तो? भटनागर कहता है, बिल्कुल सही सर, ये कोई बाघ नहीं है, कुछ और है। मेरे काम में मैंने कुछ लोगों को एक ऐसे जीव के बारे में बात करते सुना है जिसका कद काफ़ी छोटा है, मगर पूरी धरती पर कोई जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खतरनाक दांत और पंजे,
बिजली जैसी रफ्तार, बंदर से भी ज़्यादा लचीला। कहानियों के हिसाब से उसका कद एक 12 साल के बच्चे के बराबर होता है। इसलिए उसे कहते हैं हम छोटा बच्चा। हाँ, जितना मुझे डर लग रहा था, अब उतना ही मुझे हँसी भी आ रही थी। छोटा बच्चा, ये क्या बकवास है। हम क्राइम सीन के बहुत ही पास थे। तभी अचानक हमारी जीप रुकती है। ड्राइवर चिल्लाकर कहता है, सर आगे देखिए। भटनागर और मैं जीप से उतरकर देखते हैं और हमारी आंखें फटी रह जाती हैं। एक आधा कटा बाघ, ये सही नहीं है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है अब तो धीरे धीरे। ये बाघ कोई आम बाघ नहीं है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा बाघ है। खैर, टीम बहुत डरी हुई है। मैं उन्हें थोड़ा हौसला देने की कोशिश करता हूँ। तभी भटनागर कहता है, "श्श्श।" हम सब चुप हो जाते हैं। भटनागर जीप से धीरे से अपनी बंदूक निकालता है। मैं इशारे से सबको हथियार उठाकर एक गोल घेरा बनाने का ऑर्डर देता हूँ। भटनागर दबे पांव थोड़ा आगे बढ़ता है और राइफल एम करता है। मैं भटनागर के पीछे हाथ में अपनी पिस्टल लेकर खड़ा हूँ। अचानक झाड़ियों में से कुछ हिलने की आवाज़ आती है और एक काली परछाई बहुत ही रफ्तार में भागती है। भटनागर शूट करता है, लगातार 3 शॉट। भटनागर बोलता है, सर एक भी शॉट नहीं लगा। इतना तो पक्का था कि ये कोई बाघ नहीं है। मैं कहता हूँ, भटनागर हम वापस जाएंगे। जो भी ये जीव है ये बहुत ही खतरनाक है, इसकी रफ्तार तो ज़रा देखो। हम इसका शिकार नहीं कर सकते, हमें और रिसोर्सेज की ज़रूरत है। भटनागर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, अरे सर भाड़ में जाओ आप, मैं जा रहा हूँ छोटे बच्चे का शिकार करने, अब यहीं रुको। वो सीधा झाड़ियों में भागता हुआ चले जाता है। मैं बाकी सारी टीम्स को लेकर भटनागर के पीछे जाता हूँ। लोकल्स पीछे जीप और सामान की रखवाली करने वहीं रुकते हैं। मैं सोचता हूँ भटनागर को सज़ा बाद में मिल जाएगी, मगर उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। हम दो दो लोगों की यूनिट बनाकर बढ़ जाते हैं। मेरे साथ सुमित है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। मैं कहता हूँ, सुमित इस तरफ। फिर एक और गोली। हम सब उस गोली की आवाज़ का पीछा करते हैं। एक और गोली चली, मगर ये आवाज़ भटनागर की नहीं थी, ये हमारे पीछे से आई थी। कोई चिल्लाता है, फिर कोई और। लगातार गोली की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। हम में से आधे से ज़्यादा पर हमला हो चुका है। हमारे पीछे हमलावर है और आगे भटनागर। पीछे जाना बेवकूफ़ी होगी, हमें भटनागर की तरफ जाना चाहिए। ये मैं सुमित को कहता हूँ। हमारी जान हथेली पर थी, किसी भी वक्त हमला हो सकता था। हमारे बहुत करीब से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ वो हमारा शिकार करने आ रहा है। बस कुछ पलों की बात है। उसने हम पर हमला नहीं किया, वो भटनागर की तरफ गया है। सुमित कहता है, सर यही मौका है, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए। मैं कहता हूँ, हम उससे नहीं भाग सकते सुमित। अगर हमें जिंदा बचकर वापस जाना है तो उस जीप को हमें मार गिराना होगा। सुमित मेरी बात नहीं समझता और जीप की तरफ भागता है और मैं भटनागर की तरफ। मुझे वो दिखा। एम लेकर मैंने गोली चलाई, मगर गोली मिस हो गई। मैंने एक और बार एम लिया, मिस। इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, 15-15 फीट की जंप, एक परछाई जैसा शरीर और लाजवाब रफ्तार। तभी मुझे भटनागर दिखाई दिया, मिट्टी में लथपथ और कवर लेकर खड़ा है। मैं उसके पास जाकर कवर लेता हूँ और बोलता हूँ, भटनागर तुम्हारी कोई भी गोली उसे लगी भी है अभी तक या नहीं? भटनागर कांपते हुए कहता है, अभी तक तो नहीं। फिर परछाई दिखती है हमारी दाई तरफ। भटनागर और मैं फायर करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। भटनागर कहता है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा,
उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है। पास से एम लेना होगा। वो झाड़ियों के पास जाकर शूट करता है और मैं बीचों बीच से। तभी भटनागर की एक गोली उस जीव को लगती है। उसका काला खून पेड़ पौधों पर बिखरता है। मैं सोचता हूँ शायद यही मौका है। भटनागर जीव के और पास जाता है, एम लेता है। तभी अचानक क्या हुआ? मेरा दिमाग समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ, मगर भटनागर वहां नहीं है। मतलब वो उसे खींच कर ले गया। मैं अकेला बचा हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 गोलियां हैं। झाड़ी से आवाज आती है। मैंने गोली चलाई, मिस। वो दाईं ओर भागा, एक और गोली चलाई, फिर से मिस हो गया। मैं बंदूक को आसमान की तरफ एम करता हूँ और बची हुई गोली भी चला देता हूँ और बंदूक को भी बहुत दूर फेंक देता हूँ। मैं अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठता हूँ। तभी पेड़ की एक डाली हिलती है। मुझे उस जीव की परछाई दिखाई देती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आते हुए, और फिर सीधा ठीक मेरे ऊपर कूदती है। अब उसके पंजे मेरे चेहरे से बस कुछ इंच ही दूर हैं। इसका पूरा शरीर जैसे कोई परछाई हो, बहुत बड़े दांत और पंजे, कद बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से रिलेटेड या स्टोरी से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और याद ज़रूर रखना, कभी कमरे में आप अकेले बैठे हों और ज़्यादा रोशनी ना हो, उस वक्त एक बार खुद से पूछ ज़रूर लेना, कहीं पीछे कोई है तो नहीं।